उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से दो धामों के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। उत्तरकाशी पहुंचे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में पूजा की। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसे लेकर व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे यात्रियों में भी खुशी है। धाम पहुंचे यात्री क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए और फिर आज चार धाम यात्रा के आगाज पर ही चर्चा करेंगे। जिला अमरोहा यूपी से आया हूँ। हम जिला अमरोहा से आए हैं। यूपी से आया हूँ। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। 6 महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई है। सबसे पहले मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपुताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कपाट खोले गए। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खोले गए हैं। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गंगोत्री में दर्शन करके। आज ही कपाट खुले हैं। आज हमने डोली का भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी से आया हूँ और यहाँ गंगे मैया के चरणों में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि भगवान यहाँ पर साक्षात है, देवी माता। और मैं हर साल यहाँ कोशिश करूँगा कि आता रहूँगा। हम जिला अमरोहा से आए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। भाई मेरा बहुत सालों से आता है, बारी आए हैं। बहुत अच्छा, अलग ही आध्यात्मिक महत्व लग रहा है यहाँ पे आकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और यात्री? जरूर आना चाहिए। गंगा मैया को तो हम बहुत मानते हैं। बहुत गंगा मैया की कृपा से ही सब काम होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो अनुभूति बताई नहीं जा सकती, वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती। बहुत वर्षों से मैया के दर्शन करने यहाँ हम लोग आते हैं, हमारा पूरा ग्रुप आता है और बहुत अच्छा यहाँ लगता है। और जब से यहाँ सरकार, भाजपा सरकार यहाँ आई है तो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यहाँ की हवा ही बदल गई है। इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर साफ सफाई, मंदिर की सज्जा और बहुत सुंदर वातावरण है। हरीश सेमवाल जी यहाँ अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ हर वर्ष चलता है और बहुत सुंदर वातावरण है। माँ गंगा के जयकारे चारों तरफ गूंजते हैं और मैं तो हर जो भी सनातन धर्मी है, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपने जीवन में एक बार गंगोत्री यहाँ आकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग की साक्षात अनुभूति होती है कि मैया यहाँ साक्षात विराजमान है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पूजा अर्चना के बाद मीडिया के सवालों पर सीएम धामी ने कहा, मैं चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। लगातार निगरानी की जा रही है। यह धाम हमारे लिए चौमुखी विकास करेंगे। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमने सभी इंतजाम कर लिए हैं और लगातार निगरानी जारी है। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ और इस शुभ घड़ी में आज से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और इसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा
यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से मंदिरों पर फूल बरसाए गए। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुआ और सबसे अधिक महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। विदेशी यात्रियों की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका के करीब 5000 यात्री और दूसरे नंबर पर पड़ोसी देश नेपाल के करीब 4900 तीर्थ यात्रियों ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। आज कपाट खुल गए हैं। मैं दोनों स्थानों पर स्वयं आज उद्घाटन के अवसर पर मैं भी दर्शन और पूजन करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। मैं देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हम चार धामों पर लोगों की आवभगत के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी अच्छी हो, कोई परेशानी न हो, सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ यात्रा में कोई व्यवधान न आए और बिना विघ्न बाधा के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालुओं की यात्रा संपन्न हो, उसके निमित्त मैं स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। चार धाम आने वाले यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से यात्रा मार्गों पर रहने, खाने पीने के साथ ही मेडिकल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। डेंजर जोन में विशेष नजर रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जरूरत पड़ने से केंद्र से अर्धसैनिक की मांग भी की गई है, ताकि इस बार की यात्रा में किसी को किसी तरह की परेशानी न हो। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा तीर्थयात्री आएंगे। आज चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत जो है विधि विधान के साथ जो है गंगोत्री खुल गए हैं। श्रद्धालु जो है गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे और इसके बाद जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट भी तत्काल खुल रहे हैं। ये यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं देखने में मिली थी, इस बार वो अव्यवस्थाएं ना देखने में सामने आए और विधिवत रूप से चारधाम यात्रा संपन्न होगी तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए भी हितकर है, श्रद्धालुओं के लिए भी जो है अच्छी बात है। अब देखते हैं, चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, इसके बाद चारधाम यात्रा कैसे आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। भीड़ को देखते हुए जो भी व्यवस्थाएं की जा सकती थी सरकार के मुताबिक वो की गई हैं। धामों में रील्स बनाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वीआईपी दर्शन पर रोक है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव समेत विभागों के सचिव खुद ही नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। कुल मिलाकर यह है कि यात्रा की शुरुआत बेहतर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। मां गंगा और मां यमुना के कपाट आज खुल गए हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह पहले ही दिन से देखा जा सकता है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां गंगा और यमुना के धाम पर पहुंचे और वहां श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, विशेष पूजा अर्चना भी की और इसके साथ ही साथ वहां प्रशासनिक अमले को भी ये बताया कि किसी तरह से यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें परेशानियां चारधाम यात्रा में नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रभा बंदुनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आशीष सैनी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, देवचा उत्तराखंडी जी उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ हैं, हरीश मैकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्चुअली जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चारधाम यात्रा की आगाज हो गया है। माँ गंगा और यमुना के कपाट अक्षय तृतीया के दिन इस पावन पर्व पर खुल गए हैं। प्रभा जी, पहला दिन यात्रा का क्या कुछ कहेंगे? देखिए रवि जी, आज पहला दिन यात्रा का था। गंगोत्री धाम और हमारी यमुनोत्री धाम के आज कपाट खुले हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड आगमन पे उनका स्वागत करती हूं और जिस प्रकार हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वहां पर जाकर पूजा अर्चना करी है, श्रद्धालुओं का स्वागत किया है, तो मैं माँ गंगा और माँ यमुनोत्री जी के जो कपाट आज खुले हैं उनसे भी मतलब आशीर्वाद उनका सब पर बना रहे और ये यात्रा आगे निरंतर बढ़ती रहे और बिना किसी विघ्न के आगे बढ़ेगी और जितने भी यहाँ पर मैं कहूँगी श्रद्धालु आए उनकी यात्रा मंगलमय हो। अब ये देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि राज्य में जो हमारी सरकार है और जो प्रशासन है वो इसकी जो हम कहेंगे संचालन कर रहे हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं
वो एक यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएं और जितनी भी हमने उनके लिए व्यवस्थाएं करी हुई हैं और जिस प्रकार हमने धरातल पर देखा है कि पिछले कई महीनों से सरकार लगी हुई है और आज हजारों की संख्या में हमने देखा है कि जो श्रद्धालु आए हैं उन्होंने यात्रा करी है और जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा तो उन्होंने खुद कहा है कि बहुत अच्छा इंतजाम है, व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं और उन्होंने कहा है कि हमने इससे पहले भी हम यहाँ पर आए हैं लेकिन हर वर्ष वो ये देख रहे हैं कि जो यात्रा है वो पहले से बेहतर होती जा रही है। व्यवस्थाओं की हम बात कर लें और आने जाने की सुविधाओं की हम बात कर लें तो हर जगह से, और देखिए ये जो शासन और प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आभार भी हम प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार वो 24/7 धरातल पर लगे हुए हैं। देखिए वो हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को इतनी गंभीरता से लेते हुए जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आज वहां पर गए और श्रद्धालुओं का उन्होंने स्वागत भी किया और एक एक चीज की उन्होंने वहां पर जानकारी ली व्यवस्थाओं के बारे में और अभी उन्होंने कहा भी है कि हम हर जगह इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे कि यात्रियों को सुरक्षा देना हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना हो क्योंकि वो हमारे राज्य में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है रवि जी निश्चित तौर पर इस बार जितने भी यात्री आएंगे उनका जो अनुभव होगा एक अलग तरह का वो अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे क्योंकि तैयारियां बहुत चाक चौबंद है और जो चीजें मुझे लगता है कि हमारे पिछले भी जो अनुभव होते हैं हर बार सरकार उन अनुभवों को भी ध्यान में रखती है और जो हमें पिछले अनुभवों से अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको भी निश्चित तौर पर पूरा किया गया है। और चाहे हमने देखा है कि उनकी खाने की व्यवस्था हो, यात्रा मार्गों की जो व्यवस्थाएं हो, उनको सुचारू रूप से चलाना और जिस प्रकार आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहूंगी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी टीम आ गई है जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु को कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका तुरंत उसको समाधान मिले, उसको दवाई दी जाए। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है जो श्रद्धालु हमारे राज्य में आए उनको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, प्राथमिकता रहेगी। बाकी समय के साथ अगर कहीं पर ऐसा लगेगा तो उसके लिए भी सरकार के पूरे इंतजाम हैं। ठीक है, आशीष सहनी जी, कांग्रेस का क्या कहना है? चारधाम यात्रा का आगाज हो गया आज उत्तराखंड में, सरकार की तैयारियां और सरकार के दावे हैं। सबसे पहले तो हमारे देशवासियों को, प्रदेश के सभी जुड़े हुए लोग जो इस यात्रा कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो अथवा राज्य के किसी भी हिस्से में उनको सेवाएं देने वाले होटल्स हैं, सभी लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं सबको धन्यवाद भी देता हूँ, साथ में सबसे निवेदन करूंगा कि यात्रा को सुगम बनाने में हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें। दूसरे, राज्य सरकार के यात्रा संचालन में जो सहयोग किया जा रहा है शिक्षा और उसके चिकित्सा क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन में और किसी भी जो सुरक्षा पुलिस द्वारा दी जाती है उसमें भी, तो प्रशासनिक रूप से जो भी सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए उनका धन्यवाद भी देंगे। साथ में ये अपेक्षा करेंगे कि यात्रा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी समस्या के, बिना किसी उसके चले और बहुत अच्छा एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। वीआईपी दर्शन जैसी जो समस्या है वो ना हो और साथ में जो पिछली गलतियां हमसे हुई है, मैं उस गलतियों को कहकर आज इस शुरुआत को थोड़ा खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो पिछली गलतियां हुई है वो कभी अब दोबारा रिपीट ना हो और हम उसका ध्यान रखें। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल से इस पर बात ले लेते हैं। देवचा उत्तराखंडी जी। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे गंगोत्री और जमुनोत्री के जो धामों के जो कपाट खुले हैं और जो दर्शनाभिलाषी यहाँ आए हैं और जो अभी कतार में जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये हमारे उत्तराखंड में आने के लिए आप सभी का स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार को सबसे पहले ये बात सोचनी चाहिए, जो सत्ता में है उनका काम होता है काम करना और जो विपक्ष में है वो इसके लिए नहीं रोकते, इसके लिए नहीं टोकते कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का बुरा हो। हमारा काम भी इसीलिए था कि इसको ऐसा करिए, अच्छा करिए ताकि बाहर भी अच्छा नाम जाए। मेरा बार बार पिछले डिबेटों में भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सजेशन रहा है और अभी है, अभी तो इस साल का तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो गया, निकल गया, लेकिन उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो रजिस्ट्रेशन का पेज में आपकी फालतू का एडवर्टाइजमेंट ना हो करके एक किस्म की ऐसी घोषणाएं हो, जो मैं थोड़ा नोट करके रखा था कि उसमें ऐसा हो कि जैसे ही आदमी ने हमारा जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन पे जाता है और रजिस्ट्रेशन पर जैसे वो लिखता है कि जैसे हमारा कर्म भी है कि हम पहले जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ और देन हरिद्वार ऋषिकेश होकर के लौट जाएं। तो मैंने पहले भी इसका विस्तृत जानकारी दी थी कि कैसे रूट बनाएं, तो उसमें पूछा जाए कि आप कहाँ कहाँ यात्रा करें, उसी हिसाब से उसका रूट चार्ट उसको नीचे दिया जाए, उसके अलावा वो दूसरी जगह ना जाए। उसके अलावा उसमें उसको हिदायतें दिया जाए कि यात्रा के लिए उसके पास क्या
क्या सामान आवश्यक है वो उसके लिए, जैसे गर्म कपड़े होना चाहिए, दवाइयों का, उसके बाद छोटा किट हो जैसे सर्दी बुखार छोटा छोटा का, उसके बाद वॉकिंग स्टिक हो, एक डंडी हो जो चढ़ाई में आसानी से चढ़ सके, पानी की एक छोटी बोतल वो भी जो है उसके साथ में हो, और हाइड्रेट रहने के लिए कुछ फल हों, और सनस्क्रीन के लिए टोपी और या उसके गूगल्स उसके लिए उस पर हों। मेडिकल की तैयारी में उनके लिए जो है हमारे जगह जगह पर जो है डॉक्टरों की टीम निश्चित और उसमें लिखी जाए कि आपकी डॉक्टर की सेवाएं कहाँ कहाँ पर मिले। उसको ये चीज़ गाड़ी में जो यात्राएं की बस जा रहे हैं, जो टैक्सी जा रहे हैं, उसमें पहले से उसको जाते समय जहाँ पर से वो शुरू कर रहा है वहाँ पर एक चिट मिल जाए। यात्रा के दौरान वो क्या क्या ध्यान रखने वाला है कि धीरे धीरे चढ़े, चढ़ाई में हमेशा नाक से सांस ले, हर घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक ले, इस प्रकार की चेतावनी हमारे उसके बैक साइड में आ जाए, रूट फ्रंट साइड में आ जाए, तो एक यात्रा हमारी जो है एक विजनरी बन सकता है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद टूरिज्म का स्टूडेंट रह चुका हूँ अपने टाइम में, तो मैं ये बात आपको अभी मैंने प्लान बहुत पहले आपको बताया था कि उससे आवाजाही नहीं होगी। अभी मेरे आपके चैनल के माध्यम से पुलिस भाइयों को या जो रास्ते में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं उनसे भी एक निवेदन है। देखने में आता है पहाड़ी रोड होती है, जो गाड़ी लाइन पर लगी है ईमानदारी से वो लगा ही रहता है, और ऊपर से जो बाहर की गाड़ियां या कोई भी गाड़ियां आकर एक और लाइन एक और लाइन एक और लाइन बनाते हैं। जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सभी को जाने देता है। वहीं पर ऐसी व्यवस्था हो कि जिसने लाइन कर दी उसका ऑटोमेटिक चालान हो, ताकि डिसिप्लिन हमारे इसमें बना रहे। हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देवो भव बन करके कोई हमारे सिर पर ही कूद के चला जाए, ये यहाँ पर धमका कर चला जाए। ये पुराना एक्सपीरियंस भी हमारा है, इसमें सुधार की आवश्यकताएं हमने बार बार बताया था। उसके बाद अभी आपको बता दें कि पुलिस ने एक रिपोर्ट दी है कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे सड़कों की अभी जो स्थिति है, जो पहले हमारे पास 60 जो डेंजर जोन थे, लैंडस्लाइड रोड 35 थे, वो 60 हो गए हैं, और जो संबंध थे वो सिर्फ 80 थे, जो अब 120 हो गए हैं, जो कंस्ट्रक्शन की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से, तो ये बढ़ गए हैं। तो उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि इसकी व्यवस्था के लिए सरकार को एक पुख्ता कदम उठाना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा, मुझे उम्मीद भी है, जानने की जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। अब हमें बार बार इसलिए टोकना पड़ता है कि यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, घंटों का जाम ऋषिकेशों पर हरिद्वार में लगा रहता, अब क्या होगा, क्या प्लान है, उस पर ठोस कार्रवाई करें और यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश करें। बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि यात्री जो भी जाए यहाँ से एक अनुभव लेके जाए, और एक उत्तराखंड में एक जो हमारी ईमानदारी जो हमारी हो रही है, जो शख्सियत यहाँ की पहचान है उसकी बनी रहे। उसके लिए भी हमने सरकार को चेताया था कि जब कभी भी आप दुकानों का आवंटन करते हैं तो आप आइडेंटिफाई करें, और कम से कम पहाड़ के जो मूल निवासी हैं या उत्तराखंड, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं जो अपना उत्तराखंड रखते हैं, उनको दें, ताकि वो अपनी इज्जत के लिए तो काम करें। ऐसा ना हो कि बाहर का आदमी यहाँ पर उधर फैला दे और उतरा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, और हम जो सरकार अगर हमारे से मदद चाहती है, हम उनके आगे आने के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ एक चीज और थी कि इसी चीज के लिए जो मैंने बताया ये नियम होना चाहिए, अगर लिखित में नहीं है तो जगह जगह पर इनके पास में एक टूरिस्ट गाइड को सरकार की तरफ से रखें, बड़ी मिनिमम अमाउंट में। बेरोजगारी इतनी है, वो उसको कम किया जा सकता है, उनको टूरिस्ट गाइड करेंगे, ये रास्ता भी नहीं जाना, यहाँ ये रास्ता आगे खत्म है, और आप ऐसा करें, ऐसा न करें। और उसके बाद भी अगर हो सके तो कुछ ट्रांसलेटरों को भी आप रख सकते हैं। ट्रांसलेटर इन द सेंस कि आपको पता है कि कई हमारे जो तमिल साइड के लोग और आसाम नागालैंड के लोग हैं, उनको तो हिंदी तक वो नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशली अगर वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलने वाले मिल जाएं, आप बहुत सारे आर्मी में जो पूर्व सैनिक उनको आती है और वो इस प्रकार का काम कर सकते थे। लेकिन सरकार को इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की पहल करनी चाहिए, और अपने आप इस प्रकार से डिक्टेटरशिप न करे कि पूरा, और बाद में पिछले साल की तरह कई नामी बेनामी, 64 तो सिर्फ नामी है, कई बेनामी लोग मर जाते हैं, और फिर एक हम पे धब्बा लग जाता है कि यात्रा के दौरान इतने लोग मर। मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा, पर जाता हूं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैखुर जी हैं, उनका कमेंट पहले ले लेते हैं। हरीश मैखुर जी, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत जो है हर बार होती है, तो कई सौ वर्षों से चली आ रही, हजारों वर्षों से चली आ रही चारधाम यात्रा है हमारी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। पहले दिन 2 धामों के साथ इसकी शुरुआत हो गई है अक्षय तृतीया पर, और क्या तैयारियां सरकार की आप देखते हैं, और जो पहला उत्साह है पहले दिन का, उसे लेकर क्या एक आकलन लगाया जा सकता है आने वाले दिनों का? मैखुरी जी, हरीश मैखुरी जी, अब बंद करें। ठीक है, हरीश मैखुरी जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ जी। हरीश मैखुरी जी, पहले दिन यात्रा का है, शुरुआत हो गई है 2 धामों से यात्रा की, सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं इस यात्रा पर। पहले दिन का उत्साह, यात्रा को कैसे देखा जा सकता है आने वाले दिनों के लिए?
असल में जो उत्तराखंड चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड की लाइफ लाइन है जी। और अब तो इकोनॉमिकली बैकबोन भी बन गई है। तो यात्रा पे हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक धुरी घूमती है। तो यात्रा की शुरुआत जो है ना केवल देश विदेश से उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के लिए लाभप्रद है, बल्कि उत्तराखंड वासियों के लिए भी, यहाँ के खासकर जो वृत्तियों से जुड़े हुए हैं, पंडित पुरोहित हैं, उनके लिए भी, जो टैक्सी वाले हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद यात्रा है। और जो होटलियर्स हैं, जिनके होटल हैं, उनके लिए, जो हमारे ढाबे ठेली गर्म पानी ठंडा पानी पिलाते हैं, सोडा वाटर पिलाते हैं, उन सबको गन्ने का जूस पिलाने वाले, एक पूरी इकोनॉमी है इसके साथ जुड़ी हुई। जी जी जी। तो धार्मिक यात्रा के साथ साथ उत्तराखंड की एक तरह से इकोनॉमिक बैकबोन है ये यात्रा। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार को थोड़ा सा यात्रा प्रमोशन करने के लिए, जैसे आज हमारे कपाट खुल गए हैं गंगोत्री यमुनोत्री, और 2 तारीख को केदारनाथ के खुलेंगे, 4 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। जी जी। तो इसके बाद ये यात्रा अपने फुल स्विंग पे होगी, चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। जी जी। तो फुल स्विंग पे होगी। और गंगोत्री यमुनोत्री भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। गंगा नदी, यमुना नदी यहाँ से उतरती है, भागीरथी। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से पूरा एक इकोसिस्टम है ये, प्राकृतिक भी, आर्थिक भी, धार्मिक भी, एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो उत्तराखंड सरकार को स्पेशली इससे बहुत आय प्राप्त होती है। रोडवेज में लोग बैठेंगे, सरकारी गाड़ियों में बैठेंगे, प्राइवेट में बैठेंगे, टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे, बहुत सारी आय सरकार की भी बढ़ती है। इसलिए तो सरकार इस यात्रा पे थोड़ा बहुत खर्चा भी करती है। हमारा सुझाव ये है कि गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार अभी से करे। पिछले साल से सरकार ने कोई सबक लिया नहीं है। थोड़ा सा पार्किंग बनाई जानी चाहिए, जहां जमीन मिलती है वहीं एक्वायर करके पार्किंग बनाओ। भविष्य में ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। और जब हमारी रेल बन जाएगी तो हमारी यात्रा करीब 2 करोड़ यात्री पर ईयर आएंगे, प्रतिवर्ष आएंगे। तो उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चरल और तैयारियां अभी से होनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम तो चौड़ा हो रहा है, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री में अभी सरकार उस लेवल पे कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि गंगोत्री यमुनोत्री का भी थोड़ा सा सरकार एक्वायर करे, थोड़ा चौड़ीकरण करे, लोगों को वहाँ पे कम से कम ना हो तो 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। अभी गंगोत्री यमुनोत्री की स्थिति यही है कि वहाँ पे 2,000 लोग खड़े हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इस पर सरकार को भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करके गंगोत्री और यमुनोत्री को भी थोड़ा सा बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पे डेवलप करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और प्रभा जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि इस बार हमने देखा कि यमुनोत्री में जो पिछली बार तस्वीरें आई थी, और मैंने खुद वहाँ पर हमारे जो संवाददाता उनसे ग्राउंड पर पूछा कि इस बार क्या ऐसी चीज़ें की गई ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। तो वहाँ पर एक नया ये खच्चरों का मार्ग है, उसको अलग सेपरेट किया गया है। तो एक अच्छी चीज़ है वहाँ पर। और ये एक यही वजह रही कि आज जब यमुनोत्री जी का जो रास्ता है, क्योंकि वो कठिन रास्ता है और वहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से वो आगे बढ़ी और किसी तरीके की उस पहाड़ी पर कोई दिक्कतें नहीं हुई। एक बात ये थी, इसको मैं शामिल करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पर कई सवाल किए आपसे और आप उनका जवाब देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सुझाव के साथ उन्होंने बताया कि ऐसे करना चाहिए सरकार को, और साथ ही मैकुड़ी जी ने कहा पार्किंग को लेकर। क्या तैयारियां आप लोगों की इस बार इन चीज़ों को लेकर? देखिए रवि जी, सुझाव देना बहुत अच्छी बात है। कोई भी हो सुझाव, तो मैं कहूँगी विपक्ष दे, कोई आम आदमी दे, हमारे जो सामाजिक संगठन है, सबको मिलजुल कर जब हम लोग कोई काम करते हैं, और ये तो हमारे राज्य की, मैं कहूँगी कि जो देश विदेश की विश्व प्रसिद्ध ये यात्रा हो रही है, तो इसके लिए सबके सुझाव जो भी देंगे उन सबका उनको लिया जाएगा, जो अच्छे सुझाव हैं, और उनको रख के और उन पर काम भी कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है, जब यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी ने सबको बुलाया था, सबसे सुझाव भी लिए थे, और जो लोग वहां पर काम करेंगे उनको स्पेशली बुला के उनके साथ बैठक करी थी और बहुत सारी उनसे बातें भी करी थी, चर्चा करी थी। तो जैसे अभी मैं अपने एक भाई, यही चर्चा के दौरान एक बात आई थी कि जो उनको दवाइयों के बारे में जितने भी श्रद्धालु उनको बताना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी रवि जी, इसके लिए ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। जब विभिन्न राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं हमारे राज्य में, उनको बता दिया जाता है, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उस राज्य से जब वो आते हैं, कि ये आप अपनी दवाइयां और ये सब चीजें साथ में लेके आए। वो तो एक अलग इशू है, लेकिन साथ में अगर इन केस कोई भी दिक्कत है, तो इस बार जो मैंने आपको यही बताया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनमें जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है कि इन केस अगर कहीं पर कोई अपनी दवाई लाना भूल जाता है, तो हर जगह जगह मैं ये कहूंगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर रखे गए हैं, और छोटे छोटे मैं कहूंगी फर्स्ट एड सेंटर्स वहां पर बनाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन केस अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत आएगी, तो मैं ये समझती हूँ कि उसको तुरंत उसका उपचार
अधिकार मिल जाएगा। दूसरा ये कहा गया कि अगर कोई है किसी का रूट चेंज करना है, उसके लिए हमने देखा है कि बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड बनाए गए हैं, किसी को दिक्कत ना हो पूछने के लिए कि किधर जाना है। तो ये जगह जगह हमने इतने सारे विज्ञापन भी देखे हैं, उन पे ये बता दिया गया है कि ये पहले से ही पॉलिसी में था। जब नीति बनाई जा रही थी चारधाम यात्रा के लिए कैसे कैसे इसको मैनेज करना है, बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड रास्तों में यात्रा मार्ग पर लगे हुए हैं। तीसरा एक ये था कि अभी 3 दिन पहले ही हमारे जो डीएम है उन्होंने औचक निरीक्षण किया था हरिद्वार में, जब ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो ट्रांजिट कैंप में गए तो उन्होंने वहां पे खाने पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि किस प्रकार का भोजन है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा पीने के पानी का, गर्मियां है ठंडा पानी दिया जाए, तो उन्होंने देखा हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी मिली। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जैसे ये बात आ रही थी कि जो वॉलंटियर्स है, जो लोग वहां पर काम करेंगे, उनको जिले के और प्रशासन उनके लिए जो मानदेय भी तय करेगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, जितने दिन भी सेवा उनकी ली जाएगी। ठीक है, वॉलंटियर्स है वो अपनी तरफ से आए, लेकिन जो स्पेशल वहां काम करेंगे उनके लिए वेतनमान भी तय कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वहां पे जो काम भी करेंगे, जितने भी लोग आएंगे, उनको भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरा है कि अगर ट्रैफिक है, निश्चित तौर पर रवि जी, जब सारा एक यात्रा मार्ग हमारा होता है और सबका एक लक्ष्य एक ही है कि हमें उसी यात्रा मार्ग पर जाना है। जैसे आज हम कहेंगे कपाट खुलने का समय था, तो सबको एक ही डायरेक्शन में जाना होता है, तो निश्चित तौर पर एक ट्रैफिक का दबाव वहां पर रहता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं कहूँगी जितने भी विभाग थे, उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारियां कर रखी थी। और उन्होंने अगर ऋषिकेश का देखें तो आज जिस प्रकार से हमने देखा कि एक प्लान्ड वे में गया है, वहां से जितने भी यात्री गए हैं, कहीं से कोई ऐसा नहीं कहा कि वहां पे उनको श्रद्धालु टाइम से नहीं पहुंच पाए या उनको दर्शन नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने जो प्रायर जितनी भी ये तैयारियां कर रखी थी, आज उसका पहला दिन था, वहीं से ये नतीजे सामने आए हैं। ठीक है परवा जी, ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल हरीश मैकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरीश मैकुर जी, आपका शुक्रिया। कुछ और लोगों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलो चलें चारधाम, क्योंकि यात्रा का आगाज हो गया है। मां गंगा और यमुना के कपाट आज खुल गए हैं। अक्षय तृतीया पर 2 तारीख को केदारनाथ भगवान के धाम के कपाट खुल जाएंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी और 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल रहे हैं। यह सिलसिला चारों धामों में आने का शुरू भी हो चुका है। केदारनाथ धाम भी पहुंचने लगे हैं लोग, बद्रीनाथ धाम भी पहुंचने लगे हैं और इसके साथ ही आज गंगा और यमुना के जो धाम है वहां पर तो हमने भीड़ देखी है, सरकार की तैयारियां भी देखी और इसके साथ ही विपक्ष के कुछ सुझाव और सवाल भी हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। आशीष सैनी जी, आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही हमने कई बार चर्चाएं की हैं और इन चर्चाओं को अगर देखें, आशीष सैनी जी ठीक है, सुन पा रहे हैं जी। इस बार कुछ काम मतलब जो स्वास्थ्य की सेवा में, स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में यात्राओं में जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है। इस बार निश्चित रूप से उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली, बल्कि हमारा जो ऑब्जेक्शन भी था वो उन चीजों को लेकर था जो प्रशासनिक स्तर पर कहीं न कहीं गड़बड़ी थी, जिसमें वीआईपी दर्शन और साथ में जो वाहनों की जो पार्किंग है रास्तों में, उस दिक्कतें महसूस हुई। हमने सुझाव भी दिया था सरकार को और मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में कुछ काम हो भी रहा है। तो यदि वो ठीक में होता तो निश्चित रूप से हम लोग एक यात्रा में जो थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की कमियां है वो भी दूर करने का काम करेंगे। उत्तराखंड के बाहर के यात्री यहाँ पर आएंगे, निश्चित रूप से यहाँ की मेहमान नवाजी को देखकर और यहाँ के लोगों की मेहनत और जिस तरह से देख रहे हैं वो उसको खुशी महसूस करेंगे। और सरकार ने उन सुझावों पर काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप से हम सरकार का भी धन्यवाद देंगे कि वो इस दिशा में काम करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मतलब कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए अपने आप को समर्पित मानती है। तो उनको इस दिशा में काम करते हैं तो उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बेहतरीन व्यवस्था हिंदू धार्मिक यात्राओं पर भी दे। ठीक है, अच्छा एक सवाल आप लोगों पर उठा कि जहाँ चारधाम यात्रा शुरू हो रही थी वहीं आपने आज संविधान बचाओ रैली का एक बड़ा आयोजन कर दिया देहरादून में। जी बिल्कुल मैं चाहता था कि आप ऐसा कोई सवाल जरूर पूछें, क्योंकि कुछ जगहों पर कल भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने संविधान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ चारधाम यात्रा शुरू हुई है, दूसरी तरफ आप संविधान की बात कर रहे हैं। भारत के किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार अगर वो संविधान का पालन करती है तो वह कम्युनल यानी सांप्रदायिक नहीं हो सकती। यदि उत्तराखंड की सरकार कहती है कि कहने लगे अगर कि हम केवल हिंदुओं के लिए काम करेंगे, बाकी धर्मों के लिए काम नहीं करेंगे, तो अब वो सेकुलर नहीं रह जाएगी। और जो चीज सेकुलर नहीं है वो संविधान विरोधी है, तो उस स्थिति में वो देशद्रोही वाला स्तर बन जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कुछ और अपना चेहरा दिखाती है
लेकिन एक्चुअल में वो चेहरा उनका दूसरा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चारधाम यात्रा का जब मार्ग बनाएंगे और वहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड पूरी तरीके से धार्मिक राज्य है। यहाँ पर हिंदू धर्म के ही सबसे अधिक और बहुत सारे चिन्ह बने, बाकी अन्य धर्मों के भी है। यहाँ पर जो धर्म के श्रद्धालु जब बद्रीनाथ की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर उनको भी सुविधाएं मिलेगी, उसमें कोई अलग बात तो है नहीं, अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि आप यात्रा मार्ग को सुंदर बना रहे हैं। उत्तराखंड का यात्री किसी भी समय यात्रा करेगा तो अगर यात्रा मार्ग बढ़िया है तो सबके लिए बढ़िया है। तो जो चीज बेस्ट फॉर ऑल है, हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड धार्मिक राज्य है। रास्ते में जो स्वास्थ्य कैंप लगे हैं वो पूरे साल लगने चाहिए, और आपके अभी तक तो वो टेंट में है तो वो परमानेंट भी होने चाहिए। धीरे धीरे हो, हमारे पास बजट की कमी है, छोटा राज्य है, लेकिन हम उसे कर सकते हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्किंग को लेकर है वो परमानेंट हो। तो हमारा ये कहना था, जो आपने कहा ना कि हमारे यहाँ बीजेपी के लोगों ने संविधान की बात की, अरे संविधान की बात करना, इस देश के संविधान की रक्षा की बात करना तो देशभक्ति का काम है। तो उसमें इन्हें आपत्ति क्या है? हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो भगवान की पूजा भी करना जानते हैं और जनता की पूजा करना भी जानते हैं। संविधान की भी रक्षा करेंगे और धर्म ग्रंथों की रक्षा। ठीक है, इस पर मैं छोटा सा, इससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र प्रसाद भी जुड़ गए हैं और हम अलग अलग पत्रकारों की आप प्रतिक्रिया ले रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है यात्रा का। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहला दिन रहा यात्रा का, 2 धामों के कपाट खुल गए, पहले दिन में सरकार की तैयारी और पहले दिन का जो उत्सव है, जो जोश है यात्रियों का, उसे कैसे समझा जा सकता है? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चारधाम यात्रा ये केवल एक यात्रा नहीं है, ये हम ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, और यहाँ तक अगर मैं कहूँ देशवासियों के लिए, एक बहुत बड़ा, इसे हम पर्व के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आज आपने कहा कि पहले दिन की बात करें, तो कहीं ना कहीं पहले दिन जो उत्साह है यात्रियों का, और जो फुटेज हमें देखने को मिली, जो वहां पर जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचे हैं, उनका जो उत्साह देखने को मिला, और मैंने देखा कि कई गाड़ियां जो हैं अभी भी रवाना हुई हैं। और देश की बात मैं नहीं करूंगा, विदेशों के भी कई लोग जो है पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। तो इसे देख के ये लगता है कि ये यात्रा जो है बहुत सफल होने वाली है। और आपने बात करी प्रशासन की तैयारियों की, शासन प्रशासन की तैयारियों की, तो अभी तो तैयारियां कैसी हैं ये तो आज पहला दिन है। जी। ये तब पता चलेगा जब ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और इसका पता तब चलेगा जब आज का दिन बीत जाएगा। अभी तो लंबी एक ये कह सकते हैं कि लंबा समय है, क्योंकि इतनी जल्दी हम निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते कि यात्रा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि व्यवस्था का पता तब चलता है जब चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी श्रद्धालु कम हैं क्योंकि पहला दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, और उस समय ये पता चलेगा कि वास्तव में जिन तैयारियों की बात जो है शासन प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है। क्योंकि आज मैंने देखा कि कई दावे किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा भी, और जो वहां के लोग हैं जिनके हाथों में कमान है उनके द्वारा भी। लेकिन मैं यही कामना करता हूं कि ये यात्रा जो है वो पिछले साल से ज्यादा सफल रहे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आने वाले समय में ये देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। रवि जी, बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि प्रशासन किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएगा, और यात्रा में जो तैयारियां हैं उनके निष्कर्ष पर अभी बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। लेकिन पहले दिन का आपने अनुभव हमारे साथ साझा किया है। प्रभा बंधुन जी, आपके पास आ रहा हूं, अब आप जवाब दे दीजिए हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आशीष सैनी जी की बात। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर यात्रा से मैं जवाब देना चाहूँगी, कितना अच्छा मैं कहूँगी एक रिव्यू आ जाए। ठीक है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, मैं तो यही आपको अभी आश्वासन दे दूंगी आज ही कि यात्रा ऐसे ही आगे चलेगी जैसे हमारा आज का अनुभव रहा है। दूसरा, भी कांग्रेस से मेरे भाई बोल रहे थे कि जो भारतीय, ठीक है इन्होंने हमारे, तो अब इन्होंने एटलीस्ट कम से कम ये तो माना कि हमने इनके सुझाव लिए, क्योंकि इनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि जो सरकार है वो इनके सुझाव नहीं मानती है। लेकिन आज इन्होंने ये खुद कह रहे हैं कि हमारे सुझाव थे और इन्होंने मान लिए। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबके हित के लिए काम करती है, हम कभी ऐसा काम नहीं करते। और इनके तो विपक्ष के नेता विधायक खुद बार बार ये कहते रहते हैं कि एक माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, जिसपे इन्होंने विवाद भी किया था और उन्होंने खुद धाकड़ धामी जी के नारे लगाए थे, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। उसमें भी इन लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था कि आपने बड़े मंच में कैसे कह दिया धाकड़ धामी जिंदाबाद। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति काम करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश की जनता है, चाहे वहां पे कांग्रेस का विधायक हो,
भाजपा का विधायक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर विकास पथ को पर चल पड़े हैं, विकास की यात्रा पूरे उत्तराखंड में बहेगी तो वो सबके लिए बहेगी, उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाएगा किसी को भी। दूसरा मैं ये कहूंगी, ये बार बार ये कह रहे थे संविधान बचाओ हमारी रैली, ये कौन सा संविधान, कौन यहाँ आपातकाल लग रहा था? यहाँ तो इतना सुंदर दृश्य मैं कहूंगी आज था जब लोग घरों में बैठकर गंगोत्री धाम यमुनोत्री के कपाट खोल रहे थे तो हम लोग दर्शन कर रहे थे उनके, और ये लोग क्या कर रहे थे, संविधान बचाओ। कौन से संविधान, कौन सा आपातकाल लग रहा था, कौन सा राष्ट्रपति शासन लग रहा था? ये वो पार्टी संविधान बचाओ की रैली निकाल रही थी जिनके खुद के हाथ लोकतंत्र और संविधान की हत्या से रंगे हुए हैं। इन्होंने कितने बार कत्ल किया है इस लोकतंत्र का, इस संविधान का। ये तो एक परिवार की पार्टी है। देखिए जब बात खुली है तो मैं तो इसे साफ कहूंगी, एक परिवार की पार्टी, एक परिवार, एक खानदान की पूजा ये लोग करते हैं। अगर वो खानदान होगा तो ये सब कुछ है, अगर वो खानदान नहीं रहेगा तो मुझे लगता है वो तो अंत हो जाएगा कांग्रेस का उस दिन। आशीष सैनी जी को सुन लीजिएगा। सैनी जी देखिए, संविधान बचाने की जरूरत कहाँ पड़ी, ये मैं चाहूंगा कि प्रभा जी जरूर इसको एक कागज में नोट कर दें, क्योंकि मुझे प्रभा जी पर पूरा विश्वास है। जो मैंने इनसे कहा इन्होंने कर दिया। जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी से कहा, मोदी जी ने भी आज जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार कर दिया। तब तक हम आपत्ति करते हैं कि भाजपा में और हम लोगों को संविधान का संकट क्यों है। नंबर एक, चुनाव की प्रक्रिया में तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं कि चुनाव आयोग ने उनका जवाब नहीं दिया, और आज उन चीजों के कारण ही हमें पूरी आशंका है कि चुनाव का रिजल्ट बदला जा रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र जारी किया, मैं उत्तराखंड से बाहर की बात करूंगा ही। उन्होंने एक पत्र जारी किया कि इरिगेशन यानी सिंचाई विभाग और वन विभाग की जमीन पर जितने अवैध कब्जे हैं वो खाली करा लिए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा, वही मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया, और 2015 और 2017 के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय हमारी लीडों पर आए हुए भी है कि आप अतिक्रमण मुक्त करें। लेकिन अतिक्रमण मुक्त करने में जब वो चीजें डाउनलोड होती है, यथार्थ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपने धर्म केवल मुसलमान के जो स्ट्रक्चर थे उनको तोड़ने का काम किया, लेकिन जो अन्य स्ट्रक्चर थे, जो किसी के निजी आवास हो, कोई धार्मिक स्थल बनाए हो या कुछ भी हो, वहां पर आपका ध्यान नहीं है। आपकी सरकार के कुछ मंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो भी अवैध अतिक्रमण इरिगेशन की जमीन पर करके बैठे हुए। नंबर एक बात। तो आप जब मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी जारी करे, आपने चार धाम यात्रा में दवाई देने के लिए किया, जो बीमार होगा दवाई लेगा, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं है। तो जो अतिक्रमण है जिसका हवा है उसको आप हटा दीजिए। तीसरी बात, आपने कहा कि हायर एजुकेशन में आपने जितनी महंगाई बढ़ाई है पिछले 9 साल में, वो आपने देश के युवाओं के लोकतांत्रिक और अधिकार यानी शिक्षा के अधिकार का हनन किया है। आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। पूछना चाहूंगी, आज भ्रष्टाचार पे आ गए हैं। एक सेकंड, अच्छा उनको पूरा करने दीजिएगा और जल्दी पूरा कीजिएगा क्योंकि आज विषय दूसरा है। ये बात आ गई क्योंकि कर रही है मेरे एक सवाल कर रही है, तो पहले मैं पूछना चाहूंगी, नहीं विषय से नहीं भटकना। आशीष जी विषय वही है, मैं बताता हूँ क्यों है विषय। अवैध अतिक्रमण है तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण कहीं, ठीक है, एक सेकंड आशीष जी, ठीक है, आपने कहा कि ये वजह है, लेकिन तारीख अगर आज की नहीं चुनते तो शायद ये सवाल नहीं उठते। विपक्ष संविधान बचाओ रैली निकाले, कोई भी यात्रा निकाले, आप लोग केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालो, लेकिन आज की जो तारीख थी उत्तराखंड में, ये लगता है कि जहां अक्षय तृतीया पर 2 धामों के कपाट खुल रहे थे, आप इस तारीख को आगे पीछे कर सकते थे। ऐसा तो कुछ था नहीं शायद कि आज ही होना था। कपाट तो अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं गंगोत्री यमुनोत्री के। रवि जी, मैं आशीष जी से मैं यहीं पर एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो प्रश्न है कि आपने अक्षय तृतीया या कपाट के यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुल रहे हैं, इस दिन को क्यों चुना? हम तो हर एक दिन संविधान बचाने की बात करते हैं। हमने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि इस दिन से पहले भी, इस दिन के बाद भी पूरे देश भर में अनेक कार्यक्रम संविधान बचाने के हो रहे हैं। ये लगभग सप्ताह और कम से कम 10 दिन तक लगातार चले। नहीं वो लगातार है आपके। बाई चांस की बात है कि उत्तराखंड में 30 तारीख हमारे पार्टी के दौरान ठीक है, कर लिया। ठीक है, रवि जी जो महत्वपूर्ण बात है, हम जब सरकार चलाने की बात करेंगे तो हम इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि हमारे कोई धार्मिक दिन बैठ रहा है, किसी की शादी है, किसी का विवाह है। इन चीजों का काम प्रशासनिक कार्यों में नहीं देना चाहिए। यही फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम लोग जब कोई जनता के हित में कोई काम करना होगा, हम किसी भी कीमत पर करेंगे। चलिए ठीक है। जनता की सेवा नारायण की सेवा है, ये मानकर हम देश की सरकार चलती है। लेकिन बीजेपी, लेकिन नहीं, एक मिनट रुक जाइए।
क्या आज ही के दिन जरूरत पड़ भारतीय गई जनता थी? पार्टी के लोग ऐसा कौन सा दिन इनको मिल गया और ऐसा कौन सा संविधान में ठीक है, संशोधन होने जा रहा था? ठीक है, हो गई बात। अच्छा ठीक है, विषय पर वापस लौटाते हैं। ठीक है, हो गई बात। ठीक है, सारी दुनिया आज गंगोत्री ठीक है, ठीक है, हो गई वो बात, हो गई। ठीक है, देवचा उत्तराखंड। सारी दुनिया नहीं है। एक चीज मैं जो ये लोग बताना इनको तीर्थयात्री हैं, वो चाहूंगी, जो तीर्थयात्रा पे जा रहे पार्टी हैं। संविधान सारी की दुनिया नहीं हत्या जा रही। करके ठीक है। इतनी ये भ्रम 70 निकाल दीजिए। साल वो रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है प्रभा जी, ठीक है, 70 साल ठीक है, आप कैसे राज करते ठीक है, रहे? ठीक है। आपने आपातकाल लगाया जो ठीक है, प्रभा जी, ये विषय नहीं है, वो विषय ये था जो मैंने एक सवाल पूछ लिया कि आज का दिन क्यों चुना, उन्होंने कहा कि कोई भी दिन चुन सकते। ठीक है, देवचा उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड देवचा की उत्तराखंड, आन बान शान जनरल बिपिन रावत को आपने ठीक है, क्या देवचा कहा? उत्तराखंड सड़क का गुंडा कहा था। देवचा उत्तराखंड आप उत्तराखंड के बारे में अरे क्या बात करते हो? आपके क्या मंत्री, जानते हो? आपके आप मंत्री संवैधानिक मुख्यमंत्री पदों का के आदेश जो का उल्लंघन व्यक्ति कर होते रहे हैं हैं। उनको सम्मान नहीं आप दे बताइए सकते कहाँ हो। संविधान आप बचा है? नहीं, कोई बात मनमोहन नहीं, सिंह विपक्ष अपना काम कर रहा है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। आप थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है प्रभा जी, प्रभा जी, ठीक है, देवचंद उत्तराखंड आप इस बारे में मेरे को ठीक है, देवचंद उत्तराखंड उत्तराखंड देवचंद उत्तराखंड जी, ठीक है सनी जी, ठीक है, ठीक है, आशीष जी रुकिए आप भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे की बात ठीक है, उत्तराखंड की बात करिए। करिए। संविधान विरोधी है। ठीक है अब सनी जी, होता ठीक क्या है, है, आप लोग सब्जेक्ट से कहाँ चले जाते हैं, बीच में बहुत सारे विषय आते हैं, यात्रा पे ही आते हैं और यात्रा के बाद कुछ ऐसे ठीक है, शब्द यात्रा जो पर बद्रीनाथ जी ने बोले फाइनल हैं, कमेंट दीजिएगा उन पर अपना। कटाक्ष करना भी हो गया है। फाइनल दीजिएगा। पहली बात, यात्रा शुरू है, मैं आशा नौटियाल जी का ध्यान आपकी तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। उन्होंने बोला है कि केदारनाथ यात्रा पर कुछ विशेष धर्म के लोगों को न्याय दिया जाएगा। उनको शायद इतिहास पता नहीं है कि अमरनाथ के उत्पत्ति के आगे कहानी क्या है, तो नौटियाल जी को ये विषय पढ़ा दें। वंदना जी से मैं निवेदन करूंगा। अभी उन्होंने एक विषय बोला कि धामी जी जो हैं, एक पहला उससे पहले मेरा एक विषय है कि ये क्यों धामी जी का इतना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में लगता है पूरे 14 के 14 मंत्रालयों के जो हैं धामी जी के पास हैं। अभी कहीं भी हमारे पर्यटन मंत्री के न कहीं बयान है, न कहीं वो दिखाई दे रहे हैं, न स्वागत में खड़े हैं, है ना। सिर्फ महेंद्र भट्ट जी बीच में कूद करके कुछ बातें करते हैं। एक तो ये भी बात कहीं, उनको भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए था। और अभी एक बात जो आपने बोला कि धामी जी जो है सबके साथ एक साथ जैसा व्यवहार सबकी बात करते हैं, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। परवा जी, आप अपना नॉलेज जरा बढ़ाइए। जब कुमाऊं में बस गिरी थी उनको 10-10 लाख रुपए मिलता है, और जब पौड़ी में बस गिरी उनको 2-2 लाख रुपए मिलता है। आदमी वो मरा नहीं है क्या? इसकी बात ये बिल्कुल जो है पहाड़ को घुमाओ और गढ़वाल में मत बांटिएगा। यात्रा का दिन है, यात्रा का दिन है, आपने बोला भी क्षेत्रवाद फैलाने का काम कर रहे हो, लेकिन उत्तराखंड जी ये सब मानकों के अनुसार होता है। उत्तराखंड ये सब मानकों के अनुसार होता है। उसको 10 लाख, उसको 2 लाख, मेरे को ये लगता है जहाँ पर जैसी कैजुअलिटी होगी उसको उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये तो तय सरकार करेगी ना। ठीक है, उन्होंने बात छोड़ दी, आप क्यों उन्होंने छोड़ दी। प्रभा जी, प्रभा जी, ठीक है, उत्तराखंड की बात पूरी आने दीजिए। प्रभा जी ठीक है, उन्होंने तो छोड़ दी वो बात, आपने उन्हें रोका, अब आप ही नहीं छोड़ रहे उस बात को। आपने छेड़ा वो बात, में तो बोलना नहीं चाह अब रहा आप नहीं था। छोड़ रहे उस बात को। आपने छेड़ी वो ठीक है, बात। जल्दी खत्म कीजिएगा उत्तराखंड जी। फाइनल कमेंट आपने ये कहा है कि यात्रा के दौरान में जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने सगेशन ने जो पार्किंग की बात करी और हमने भी जो बहुत सारे सुझाव करे, अगर आपने कुछ उसमें मिला दिए हैं, अगर कर दिए हैं अच्छा है। लेकिन मैं अभी आप सुन ही नहीं रहे थे, मैं ये कह रहा था जो पुलिस ने, जो ट्रैफिक वालों ने जो आपको जो एक रिपोर्ट दी थी 2-3 महीने पहले, और ये ऐसा होना चाहिए, उस पर आपकी क्या प्रोग्रेस है? अगर नहीं हुई है तो मैं सरकार को सद्बुद्धि करके ये निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र ऐसा बनाए कि कहीं पर भी यात्रा का व्यवधान ना हो और यात्रा बिल्कुल सरल की तरह जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती है, ऐसा सब टूरिस्ट यहाँ से ठीक है। देवेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी रवि, ठीक है। मैं इस चर्चा पर आपका फाइनल कमेंट ही चाहता हूं, एक सुझाव के साथ कि किस तरीके से इस यात्रा पर सरकार को भी, विपक्ष को भी और हम सब को मिलकर एक काम करना चाहिए ताकि यात्रा एक सफलता की तरफ आगे बढ़े और किसी तरीके की दिक्कतें न हो। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यात्रा केवल सरकार की नहीं है, ये हम सबकी यात्रा है। ये उत्तराखंड के लोगों की यात्रा है, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं। तो हम सबको क्योंकि सरकार को भी सारी चीजें तब तक पता नहीं चल पाएंगी जब तक विपक्ष ना बताए, जब तक आम आदमी ना बताए, या जब तक मीडिया के थ्रू उनको पता ना चल पाए। तो मैं ये चाहूंगा कि हम सब मिलकर सरकार को बताते रहें, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं या जो उनके प्रतिनिधि ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनको के साथ साथ हमें भी उनको चेताना है। और मैं जैसा पहले कह चुका हूं कि आज पहला दिन है,
आज हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हम ये दुआ कर सकते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कि पिछले साल लगभग 48 लाख यात्री आए थे, इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा यात्री पहुंचने वाले हैं, तो कि जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर ये कोशिश करें, सरकार को भी चेताएं, जो जनप्रतिनिधि वहां पे हैं उनको, जो सक्षम अधिकारी वहां पे हैं उनको भी चेताएं कि ये यात्रा अच्छे से हो और जो भी कमियां हैं उनको बताते रहें। बिल्कुल, यानी कि हम सभी की ये यात्रा है, हम सभी को मिलकर सहयोग करना है। वक्त इतना ही है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए और चारधाम यात्रा पर अपनी अपनी बात रखने के लिए कि पहला दिन हमारी चारधाम यात्रा का जो अच्छे से यहाँ पर श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। अब आने वाले जो, क्योंकि 6 महीने की यात्रा है और ये यात्रा भी बहुत बेहतर तरीके से हो और साथ ही साथ उत्तराखंड का मौसम भी साथ दे और हम सभी लोगों के प्रयास से, बल्कि इसमें यह भी बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो भूमिका इसमें यात्रा को बेहतर बनाने की निभा सकता है वो उसको निभानी चाहिए। बाकी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपना काम कर रही है। वो धरातल पर कितना, उस पर सवाल भी उठते रहेंगे, लेकिन सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि चारधाम, कोई भी सरकार हो, कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। एक अपील ये भी है हमारी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो भी उन नियमों का पालन ज़रूर करें जिसकी बार बार अपील सरकार कर रही है। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाज़त, नमस्कार।